जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। यानी कि रिस्क जो एसोसिएटेड होते हैं कैश फ्लोज के साथ। ठीक है। कितनी टाइप के रिस्क होते हैं, कौन कौन से रिस्क होते हैं, वो हमें देखना है। अब आप ये देखें कि जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं कैश फ्लोज के साथ वो किस किस डायमेंशन के अंदर होते हैं। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ठीक है। तो देखते हैं कि उसके अंदर अ, हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे। ओके। सबसे पहले जो है वो ये देखिएगा कि अगर हम डिस्कस करें। जी। तो हमारा जो आज का टॉपिक था रिस्क एसोसिएटेड विद कैश फ्लोज, रिस्क मैनेजमेंट में। तो हम देखते हैं, अगर आप डिफरेंट डायमेंशन में इसको देखें तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं कि जो जिनके कैश फ्लोज को हमको हमें मैनेज करने हैं। ठीक है। तो हम ले लेते हैं जनाब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। इसके अंदर अगर हम टाइप्स इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसमें हम फर्दर हम ये देखें कि हेज क्या होता है और हेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसकी तीन चार डायमेंशन है। इंटरनल टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं। सही है। ये हम डिस्कस करेंगे। ट्रेजरी को डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट थ्योरी क्या होती है, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम आते हैं तो इसमें फॉरवर्ड किसे कहते हैं, मनी मार्केट हेज किसे कहते हैं, फ्यूचर्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑप्शंस किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रह गया था जो मैं भूल गया, वो था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक स्वैप्स होते हैं और उसके बाद एक्सटर्नल टेक्निक्स और इंटरनल टेक्निक्स, और करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इंटरनल टेक्निक्स भी होती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ भी हो गया और यहाँ भी, लेकिन वो डिफरेंट है। वो रिलेट कर रहा है इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट से और ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। इसमें एक देखा जाए तो क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क आ गया। ठीक है। अगर इनको अब मैनेज करना हो तो हम कैसे मैनेज करेंगे इसको। जाहिर बात है कि अगर क्रेडिट रिस्क क्या होता है, यानी कि ये किसी भी कंपनी के उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है। वो शो करता है कि भाई आया कि उनकी स्टेबिलिटी है पेमेंट्स के अंदर और वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस आया कि कराई हुई है या नहीं कराई, डेट फैक्टरिंग है या नहीं है। ठीक है। तो आया कि वो बाजुकात क्या होता है कि आपके डेट इतने बढ़ जाते हैं कि आप आउटसोर्स कर देते हैं किसी कंपनी को ताकि वो आपको डेट कलेक्ट करके दे, जो कि कुछ परसेंटेज वो रखेगी कुछ आप रखेंगे। पॉलिटिकल रिस्क क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर्स में हम आ जाते हैं, एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट में हम आ गए, ये हमें पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। लोकल फाइनेंसिंग हो गई, लोकल ओनरशिप हो गई, ये हमें पॉलिटिकली कुछ रिस्क होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। और इनके अंदर हमें फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि कभी हम अगर करते हैं बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वो फिक्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। रीफाइनेंसिंग ये है कि एक फाइनेंसिंग चल रही है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दोबारा रीफाइनेंसिंग में चले जाते हैं कि उसको रीशेड्यूलिंग भी करवा सकते हैं, रीफाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट रहते हैं करेंसी रिस्क, ट्रांसलेशन का भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो हम ये फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हेज के फायदे क्या हैं, हेज के नुकसान क्या हैं। हेज करने से एक सर्टेनिटी कैश फ्लोज आपको पता होता है कि वो आपको मिलने हैं, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, टैक्सेस भी रिड्यूस हो जाते हैं
और एक ये चीज़ें जब वो हेजिंग में आते हैं तो एम्प्लॉयर और क्या कहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए एक रिस्क एवर्स ऑप्शन हो जाती है। अगर अगेंस्ट हेजिंग की बात करें तो हेजिंग के अंदर हेजिंग के अंदर अगर हम देखें तो आप इससे क्या समझेंगे कि ये अगर हम हेजिंग नहीं करते, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मे हार्म द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स विद द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज होती हैं, कम्प्लेक्स, क्योंकि हर एरिया में आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, और कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्पेशली रिगार्डिंग द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। आपकी डेरिवेटिव्स के अंदर एक्सपर्टीज नहीं होती, ठीक है। अगर आप हेजिंग में नहीं आते, उसको नहीं कर पाते, मिस आउट ऑन अपसाइड पोटेंशियल फॉर द इंक्रीज रिटर्न। अगर हेजिंग में नहीं आते तो हो सकता है कि आप मिस कर दें जो उसका अपसाइड पोटेंशियल आपको मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसमें एक सेकेंड, नेक्स्ट हम आ गए ट्रेजरी के अंदर। ट्रेजरी क्या है? ट्रेजरी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं एज पर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, आप अगर उसके फंक्शंस को देखा जाए, डिफरेंट फंक्शंस को ट्रेजरी के, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट करते हैं कि बिजनेस के जो है ना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है और कैश फ्लोज को कैसे देखना है। लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी पड़ती है फंडिंग की। करेंसी को मैनेज करना पड़ता है अगर आपका बिजनेस जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में है और मुख्तलिफ कंट्रीज में आपकी कंपनीज हैं, तो जाहिर बात है सेल परचेज इनफ्लो आउटफ्लो सारा रहेगा। मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द बैंक्स, आपको बैंकों के साथ रिलेशन रखने पड़ते हैं ताकि आप उनसे वर्किंग कैपिटल ले सकें, फैसिलिटी ले सकें, सब चीज़ें। प्रॉफिट और कॉस्ट सेंटर, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो सम टाइम क्या होता है कि अगर एक हेड ऑफिस है तो वो सम टाइम अपनी ब्रांचेस को डिसेंट्रलाइज कर देता है कि जी आप इंडिपेंडेंटली काम करें, सम टाइम सेंट्रलाइज कर लेते हैं कि हेड ऑफिस का ताल्लुक ब्रांचों के साथ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप देखिएगा, अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ some other financial asset or underlying factor such as oil, gold, interest rate और currencies। यानी डेरिवेटिव मेन क्या है? एक यानी ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि जिस की जो वैल्यू है किसी दूसरे एसेट पे बेस कर रही थी, अगर उसकी प्राइस चेंज होगी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की भी प्राइस चेंज होगी। वो उसमें गोल्ड हो सकता है, उसमें ऑयल हो सकता है, इंटरेस्ट रेट और करेंसीज हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट है। तो फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव, यूज ऑफ डेरिवेटिव क्या है? ड्राइव वैल्यू फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग आइटम। अंडरलाइंग आइटम क्या हो सकता है? ऑयल, गोल्ड, इंटरेस्ट रेट्स और करेंसीज। रिक्वायर लिटिल नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट, नहीं चाहिए, सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। ये है, ये इनकी क्वालिटीज है। हैजिंग दी hedging the risk, ओके, hedging the risk, ओके, स्पेकुलेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, आर्बिट्राज हो गया शॉर्ट टर्म। अब हैजिंग क्या है? अगर आप हैज करते हैं तो रिस्क मैनेज करें, स्पेकुलेशन करें तो प्रॉफिट आप कह रहे हैं। आर्बिट्राज क्या है कि आप समझते हैं कि छोटी मार्केट्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आप कर रहे होते हैं। तो मोर विल बी सीन ऑन डेरिवेटिव लेटर व्हेन वी कंसीडर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है एक्सचेंज रेट थ्योरी, फॉरकास्टिंग एक्सचेंज रेट। अब देखें, आने वाले टाइम के अंदर आप किसी भी कंट्री के अंदर उसकी इन्फ्लेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये एक्सचेंज रेट थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई गई है और इसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कहा जाता है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और लॉ ऑफ वन प्राइस। आप ये देखिए, फ्यूचर स्पॉट रेट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो किस दो चीज़ों को लेंगे? ये इन्फ्लेशन है फॉरेन कंट्री की, ये इन्फ्लेशन है होम कंट्री की। तो यहाँ पे क्या है? वेयर आई एफ एंड आई एच आर इन्फ्लेशन रेट इन फॉरेन करेंट
यानी कि फॉरेन करेंसी कंट्री हो गया, और ये होम कंट्री हो गया। इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो क्या है? इंटरेस्ट रेट और यानी एक तो फॉरेन का आ जाएगा और एक होम कंट्री का आ जाएगा। इंटरेस्ट रिस्क, ठीक है, आर द मनी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं करंट स्पॉट रेट को पुट करके। ये इंटरेस्ट रेट क्या है, इसका फॉरेन कंट्री का है और ये होम कंट्री का है। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको ओवरऑल एक स्नैपशॉट दे रहता हूँ। ये बेसिकली ये समरीज हैं, तो हम समरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप देखें, काउंटर ट्रेड होती है, फ्यूचर्स हो गए, इनवाइस इन होम करेंसी हो गए, फॉरवर्ड, लीड एंड लैग, ऑप्शन, मैच, मनी मार्केट हेज, स्वैप। ये सारी की सारी क्या आती हैं करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। हम इनको एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज पे होते हैं, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं कि चीज़ आपने फ्यूचर में लेनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट आज कर लें। तो किस किस मद में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट अ गिवन फ्यूचर डेट यूजिंग एग्रीड फॉरवर्ड रेट। तो जो मैं आपको बोल रहा था, the company is able to fix in advance an exchange rate which transaction will be made future में। Forward contracts are commitment, and as a result they have to be honored if even the rate in the contract is worse than the rate in the market अगर हो जाता है। Forward contracts are often quoted at a premium और discount to the current spot rate, जो कि फ्यूचर में जाके सेटल होना है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? उस वक्त के मुताबिक वो डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो फ्यूचर में यानी कि रेट तय करना होता है कि तो बाज़ औक़ात हमारा डिस्काउंट का रेट भी हो सकता है कम रेट मार्केट से, और कम मार्केट ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की मार्केट की फ्लक्चुएशन है। नेक्स्ट आ जाता है मनी मार्केट हेज। अगर मनी मार्केट हेज की बात करें, द बेसिक आइडिया MM इज टू क्रिएट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट मिरर द फ्यूचर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब वो क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने फ्यूचर में अपने कंट्री से दूसरे फॉरेन कंट्री में कोई पेमेंट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके पैसे अवेलेबल करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे ऊपर बर्डन आए। ये अगर हमने फर्ज किया अपने, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी कंपनीज के कैश फ्लोज को भी मैनेज करना होता है, कंपनी को चलाना भी होता है, तो हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। और बाज़ हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, बाज़ हमें रिसीट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें हमें क्या करना होता है कि अगर हमने पेमेंट करनी है बाहर की कंट्री में, तो हम किसी से बोरिंग करते हैं, अब उनका पैसा इस्तेमाल करते हैं, जब वहाँ से पैसा आता है तो हम पे कर देते हैं। और अगर हमें रिसीट करनी है, फ्यूचर में हमने पैसे वसूल करने हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी से हम पैसे पकड़ते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे में पैसे मिलते तो उनको हम लौटा देते हैं। तो ये डिफरेंट हैं। उसके ऊपर हम यानी कि सम टाइम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, पेमेंट होती है तो इंटरेस्ट पे करते हैं, रसीट होती है तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? बारो इन डोमेस्टिक करेंसी में हम करेंगे, बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट टुडे एट स्पॉट, प्लेस ऑन डिपॉजिट, उस पर इंटरेस्ट आता है, यूज द डिपॉजिट टू पे द सप्लायर। ये क्या आ गया जी? ये आ गया नाउ, और फ्यूचर ट्रांजैक्शन डेट आ गया। उसके बाद अब बारो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रसीट, ये रसीट की बात आ गई, पहले मैं पेमेंट की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, सेल टुडे एट स्पॉट, ओके, प्लेस द डोमेस्टिक करेंसी ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा, ओके, सेटल दी लाइबिलिटी विद द रिसीट फ्रॉम कस्टमर में आ जाएंगे। सेटल द लाइबिलिटी विद रसीट फ्रॉम कस्टमर हो गया। तो ये क्या है, यूज द डिपॉजिट टू पे द सप्लायर, और ये क्या है, सेटल द लाइबिलिटी विद द रिसीट फ्रॉम कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो तब आप लाइबिलिटी को सेटल कर दें। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट आ जाती है बात, करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव, डेफिनेटली ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने फॉरवर्ड पढ़ा, अब हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, और अगर फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो उसमें करेंसी फ्यूचर पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड एज सच कैन बी
ट्रेडेड ऑन फ्यूचर एक्सचेंज। अच्छा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ओटीसी नहीं होते, यानी कि ओवर द काउंटर या प्राइवेट या कस्टमाइज या टेलर मेड। ये स्टैंडर्डाइज होते हैं और ये फ्यूचर एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं। स्टेप्स टू फ्यूचर हैजिंग कैलकुलेशन, पहला इसका स्टेप क्या, सेटअप द हैज, बाय और सेल द फ्यूचर, एक्सपायरी डेट देखनी है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स होनी चाहिए, contact the exchange and pay the initial margin, calculate the profit loss in future market by closing out the contract, calculate the value of transaction using the spot rate। ये इसका प्रोसीजर है कि किस तरह आप करेंसी एक्सचेंज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इनिशिएट करते हैं, उसको फिर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस होता है, तब आपको पता चलता है क्या है। इसी तरह जैसे पहले आपने करेंसी फ्यूचर पढ़ा, तो करेंसी ऑप्शन भी होती है। तो अब वो क्या है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं करेंसी के लिए, और उसी में फिर आप ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि उस ऑप्शन को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आया कि वो आपके लिए ज़रूरी है कि एक ऑप्शन आपने बाय की हुई है, तो आया उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं एग्जीक्यूट करना, ठीक है। A currency option is a right but not an obligation to buy or sell a currency at an exercise price on a future date। मतलब ये आपके ऊपर है कि अगर ऑप्शन आप लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि करेंसी का रेट ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने वो बाय कर लिया। अगर करेंसी का रेट वो ठीक नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, आपने फिर सेल कर दिया। यानी कि एक्सरसाइज ही नहीं किया, सॉरी। तो स्टेप्स टू ऑप्शंस हैजिंग कैलकुलेशंस, ओके, पहला क्या है, सेटअप द हैज। कॉल और पुट ऑप्शन क्या है, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टैक्ट द एक्सचेंज एंड पे द प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है बात, उसके बाद है कंपेयर द ऑप्शन प्राइस विद द प्रीवेलिंग स्पॉट रेट, और एक्साइज द ऑप्शन और अलाउ इट टू लैप्स। यानी करेंसी ऑप्शन के लिए आपने क्या किया कि आपने उसको यूज़ किया, और उसको यूज़ करने पे आपको पता चला कि भाई वो हमने जो ऑप्शन बाय की हुई है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हमें उस करेंसी का बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं। अगर आपको लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ़ायदा होगा, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करें, ऑप्शन की पेमेंट करें और कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें, और फिर उसको एग्जीक्यूट करें, और इस तरह आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है बात इसकी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो थी, फॉर करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वन ऑफ द की डिसीजन इज बाय और सेल, और यानी पुट और कॉल है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो